यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं प्रीलिम 2 का पेपर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि पूरी तरह से बेस्ड है 2022 में होने वाले आईसीएसई सेमेस्टर 2 की परीक्षा पर। वैसे भी कल परसों 7 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। और आप अच्छे से उसमें भी, उस परीक्षा में भी आप अच्छे से अंक लाइए। अच्छे से अंक तभी ला पाएंगे आप जब आप सभी चैप्टर्स को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मार्किंग करके पढ़ेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू नहीं है वह परीक्षा रिटन है। तो 1 घंटे 30 मिनट का समय जो आपको दिया गया है, उस समय में ये 40 अंकों का जो ये पेपर है, ये पूरा पेपर आपका होना चाहिए। ये एमसीक्यू नहीं है जहां आपने टिक 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 किया और आपका 10 मिनट में पेपर हो गया। और आपके सामने चारों विकल्प है, कोई ना कोई तो आपको आता ही है। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की तो आएगा ही आपको। लेकिन ये वाला पेपर वैसा नहीं है, काफी चैलेंजिंग होगा ये पेपर। चैलेंजिंग तब नहीं होगा जब आप लिखित अभ्यास करते रहेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ध्यान देंगे कि परीक्षा आपकी जो समय है वो 1 घंटे 30 मिनट का है और अंक है 40 अंक। पहले 10 अंक दिए जाएंगे आपको सिर्फ रीडिंग टाइम, यानी आरटी रीडिंग टाइम है। ये आपका 10 मिनट। अब जब भी आपकी जैसा टाइम टेबल होगा, मोस्टली 11 बजे से ही आपकी परीक्षा लिखित जो है शुरू होती है। और पढ़ने का समय आपको 10:45 के बाद या 10:50 से दिया जाएगा। 10 मिनट का समय जो दिया गया है। तो पहला 10 मिनट आपको सिर्फ पेपर रीड करने के लिए अलाउ किया जाएगा, अनुमति दी जाएगी आपको पेपर रीड करने के लिए। और उसके बाद जो समय है ये आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। इस पेपर में ये जो पेपर है आपके सामने, इसमें 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, जैसा कि आपको ज्ञात है, सेक्शन ए है आपका पूरी तरह से व्याकरण। और सेक्शन बी में बोर्ड्स की ओर से 4 किताबें ली गई हैं, लेकिन मेरे इस पेपर में मैंने सिर्फ 2 किताबों के ही प्रश्नों को लिया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कौन से वे 2 प्रश्न। पहले वो बता दूं मैं आपको, साहित्य सागर और एकांकी संचय। साहित्य सागर और एकांकी संचय। अन्य जो 2 किताबें हैं, नया रास्ता, साहित्य सागर में कहानी वाला भाग, साहित्य सागर में जो कविता वाला भाग है वो इसमें नहीं लिया गया है। तो साहित्य सागर का कहानी वाला पार्ट इसमें लिया गया है और एकांकी संचय से जो भी एकांकियां हैं वो इनमें इस प्रश्न पत्र में शामिल की गई है। तो अगर आप इसमें कविताओं का सेक्शन ढूंढ रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा, वो इसमें नहीं है। और ना ही नया रास्ता से जुड़े हुए प्रश्न इसमें वो भी नहीं है। तो आप ये जरा ध्यान देंगे आप। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये होता है निबंध लेखन या प्रस्ताव लेखन। प्रस्ताव या फिर निबंध लेखन। 5 ऑप्शंस में से यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ही आपको चुनना है और चुन करके उसे 200 शब्दों में उस विषय का प्रतिपादन करना है। कैसे करना है इन पांचों की मैं बहुत विस्तार से अभी के ही वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। पहले एक बार पेपर की मैं सिर्फ बात कर लूं, तो ये 5 विषय हैं। उसके बाद 2 पत्र लेखन के विषय दिए गए, जिसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। और उसका जो अंक दिया गया है, सेक्शन ए की बात कर रही हूँ, वो 8 अंकों का है। और सेक्शन बी में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पहले ही बता दिया मैंने आपको, हमने किन किन पाठों को लिया है, हमने किन किन चैप्टर्स को लिया है। लेखक कहाँ जा रहे थे, यानी भीड़ में खोया आदमी। भेड़ियों की चिंता का क्या कारण था, अर्थात भीड़ और भेड़िए। परिवार में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, यानी अर्थात बड़े घर की बेटी। 2 कलाकार का शीर्षक है, यही पता चल जा रहा है कि यह 2 कलाकार से लिया गया, यानी कोई भी चैप्टर यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। तो सभी चैप्टर्स पढ़ने जरूरी है। उसके बाद एकांकी संचय, इसमें तो हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न हम एक बार देखते हैं। बेला के बारे में, अर्थात सूखी डाली। बेला और इंदु, सूखी डाली। चित्तौड़ के कुल दीपक, दीपदान। और दीपदान एकांकी एक उद्देश्य पूर्ण रचना है। फिर से यह दीपदान से। ध्यान से इन विषयों को देख लें, क्योंकि मैं पहले विषय के बारे में, प्रस्ताव लेखन के पहले विषय के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो विषय है आदर्श मित्र व्यक्ति का शुभचिंतक और मार्गदर्शक होता है। मैं एक बार फिर से वापस इस विषय पर जाती हूँ। आदर्श मित्र
व्यक्ति का शुभचिंतक तथा मार्गदर्शक होता है। मित्र के अभाव में जीवन नीरस हो जाता है। इस संदर्भ में बताइए कि आपकी दृष्टि में मित्र बनाते समय क्या क्या बातें देखनी चाहिए। अपने विद्यालय में एक ऐसे सहपाठी के गुणों का वर्णन कीजिए जिसे आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको परिचय में, इंट्रोडक्शन में, भूमिका में आपको बताना है कि एक मित्र किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का शुभ चिंतक, यानी जो आपकी अच्छाई के बारे में सोचे, आपको आपका सही गाइड करे, आपका सही गाइडेंस दे, आपको सही गाइडेंस दे, आपको गलत मार्ग पर भटकने न दे, ऐसा होता है एक मतलब एक मित्र। और वैसे भी यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मित्र की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। हम अकेले अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो मैं इसे एक अलग पेज पर शेयर करके मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या बात थी कि आदर्श मित्र व्यक्ति का शुभचिंतक और मार्गदर्शक होता है। तो हम यहाँ पर आरंभ में ही हम लिख सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं भूमिका। और भूमिका के साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए, आप खास ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर मित्र से जुड़ा हुआ कोई आप यहाँ पर टाइटल आप देंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन के आरंभ से अंत तक मतलब हमें पग पग पर, यानी कदम कदम पर हमारा कोई मार्गदर्शन कर सके और जिससे हम अपने हृदय की बातें कह सके, बिना डरे बेझिझक हम उसे सभी बात बता सके। तो जैसे माता बचपन में साथ देती है और धीरे धीरे परिवार के जो सदस्य होते हैं वे एक बच्चे के मित्र के समान होते हैं, वैसे ही एक किशोरावस्था में जो है, जब वो अडोलसेंट के एज में आता है, किशोरावस्था में आता है, तब मतलब मित्र जो है उनका एक विशेष स्थान हमारे जीवन में बन जाता है। तो जीवन को जीवन को सफल बनाने में सुसंगति का, मैं जो भी बातें कह रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुसंगति का बहुत स्थान होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सुसंगति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ऐसी ही सुसंगति हमें देते हैं हमारे अच्छे मित्र। तो मित्रों की जो भूमिका है वह हमारे जीवन में, मित्रों की भूमिका हमारे जीवन में, मित्रों की भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मित्रों की भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये हमने क्या लिख लिया, हमने इंट्रो लिखा। इंट्रो लिखा कहने का अर्थ है कि हमने यहाँ पर इस प्रस्ताव की भूमिका हमने लिखी, भूमिका लिखी। और इसके बाद मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप टाइटल के लिए जगह छोड़ दी। तो जीवन में मित्रों की भूमिका लिख सकते हैं, सच्चे मित्र लिख सकते हैं, मित्र एक वरदान लिख सकते हैं, पग पग पर मित्रों का सहयोग लिख सकते हैं। टाइटल छोटा लिखिए और जो तुरंत सबको अच्छा लगे, पढ़ने वाले को अच्छा लगे, वो लिखिए। अब हम एक बार देखते हैं वापस की, फिर से हम जाते हैं अपने प्रश्न पर कि प्रश्न का अगला भाग क्या है। प्रश्न का अगला भाग है, मित्र के अभाव में जीवन नीरस हो जाता है। मित्र के अभाव में जीवन नीरस हो जाता है। नीरस मतलब जिसमें जिसमें रस ना हो, यानी जो अच्छा ना लगे। तो मित्र के अभाव में जो है जीवन हमारा, हम मतलब आप अकेलापन महसूस करते हैं। अगर मित्र ना हो आपके जीवन में तो आप मतलब लॉनलीनेस, अकेलापन आप महसूस करते हैं। किसके साथ बांटेंगे अपने दिल की बात? कभी अपने मित्र से अगर आपकी आप अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो अगर कट्टी बट्टी हो गई, मित्र रूठ गया है, आपसे नाराज हो गया है, किसी बात पर क्रोधित हो गया है, आप में झगड़ा हो गया, अनबन हो गई है, मतैक्य हो गया है, मतभेद हो गया है, मित्र बात नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मित्र के अभाव में जीवन नीरस हो जाता है। ये हमने कर लिया। तो आप बताइए यहाँ पर कि मित्र के अभाव में आप किससे अपने हृदय की बातें कहेंगे, किससे सहयोग मांगेंगे, किसका सहयोग करेंगे? तो पग पग पर मित्र जो है वो हमारी मदद करते हैं। और हमें सिर्फ आप उनको, वे आपकी मदद करते हैं ऐसा नहीं है।
उनको भी आपकी जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं अगले विषय पर, अगले विषय पर करने का अगले गाइडलाइन पर। इस संदर्भ में बताइए कि आपकी दृष्टि में मित्र बनाते समय क्या क्या बातें देखनी चाहिए। तो मित्र बनाते समय क्या क्या हमें बातें देखनी चाहिए। देखिए, मित्र को कैसा होना चाहिए। मित्र को हम सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं, सच्चा मित्र हम उसे ही कहते हैं जो आपको सही मार्ग दिखाए, जो आपको सही मार्ग दिखाए। तो यह एक बात हो गई मित्र के बारे में कि जो सच्चा मार्ग दिखाता है, जो सही मार्ग दिखाता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो ये एक बात यहाँ से हम शुरू करेंगे, लिखना हम यहाँ से शुरू करेंगे कि सच्चा मित्र कौन होता है। जैसा कि अभी नेक्स्ट है, मित्र बनाने समय क्या क्या बातें हमें देखनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो मित्र है वह हंसमुख होना चाहिए, जो आपके निराश चेहरे पर भी हंसी की रेखा बिखेर दे, हंसी की धारा बिखेर दे। तो उसके और बहुत मददगार होना चाहिए, जो आपका आपने जो मतलब जो देखिए, मित्र कोई चुनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सामान खरीदने गए हैं और वहां पर आपको मित्र आपको चुनना है, वैसा नहीं होता है। मित्र जो है वो अपने आप बन जाते हैं। मित्र दो दोस्त मिले, उनके विचार मिले और वे मतलब दो लोग मिले, उनके विचार मिले और वे मित्र बन गए। तो फिर भी अगर आपके पास ऐसा है कि आपको मित्र चुनना है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, यहाँ 40 लोगों के बीच में यह मेरा अच्छा मित्र होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एक नाम भी लिख सकते हैं। जैसे राहुल, मेरी कक्षा में एक विद्यार्थी है राहुल, मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, मुझे मैं उसे सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। तो उसमें से क्या खासियत है कि मैं उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ? क्योंकि वह हंसमुख है, कभी भी उसके वह बहुत बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, उसके जीवन में भी कमियां हैं, पर वह अपनी कमियों का, उसके पास जो कमियां हैं, उन कमियों का वह कभी रोना नहीं रोता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इन कमियों का वह कभी रोना नहीं रोता है, कमियों का रोना ही नहीं रोता है। बहुत हंसमुख स्वभाव का है, मददगार है, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। और निस्वार्थ भाव का है, निस्वार्थ भाव का है, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है। तो अगला क्या आप लिखेंगे यहाँ पर, जो मेरा मित्र है वह, और उसकी एक यही बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि वह कभी किसी को नीचा दिखाने की, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है। नहीं तो क्लास में बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा दूसरों को नीचा दिखाने की, बुलिंग करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेरा मित्र राहुल है वह वैसा नहीं करता है, और मेरी खुशी उसके लिए बहुत मायने रखती है। आप ये सारी बातें, राहुल बहुत सारी बातें हैं जिनमें से कि आप ये सब भी लिख सकते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि क्या क्या लिखना चाहिए यहाँ पर। तो ये हम इसके अगले पार्ट को भी हमने कवर किया। और जरूरी नहीं, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जरूरी नहीं है कि हम वही लिखें जो मैं कह रही हूँ। आपके दिमाग में अगर और भी बातें हैं तो आप उन सब बातों के अनुसार भी लिख सकते हैं, जैसे मैं और अभी कुछ बता रही हूँ। आप थोड़ा सा प्रश्न भी हम देखेंगे। प्रश्न में यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने विद्यालय में एक ऐसे सहपाठी के गुणों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा, ये क्योंकि ट्विस्टेड है, तो यहाँ क्या लिखा गया है, अपने विद्यालय में, यानी आपके कक्षा में या आपके विद्यालय में। आप कह सकते हैं कि मेरे विद्यालय का एक छात्र है, एक छात्रा है, उसमें ये सारे गुण हैं जो मैंने अभी भी बताया आपको। बहुत हंसमुख है, मिलनसार है, कभी किसी का मजाक नहीं बनाता है, निस्वार्थ भाव का है, हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ता है, और हमेशा इनिशिएटिव लेता है किसी भी काम को करने के लिए। वह पहल करता है, अपने बारे में न सोच करके हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों का सम्मान करता है। और मतलब उसमें और भी, जैसे वो हो सकता है वो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, गिटार हारमोनियम बजाने में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा गाती हो या बहुत अच्छा गाता हो। उसकी सोच बहुत आधुनिक है, उसकी सोच बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा अमीर नहीं है वह, बहुत ऐसे अमीर बहुत बहुत अमीर नहीं है, बहुत धनी नहीं है, लेकिन कभी भी किसी चीज की वह अपने जीवन में वह शिकायत भी नहीं करता है। तो अब आप यहाँ अंत में लिख सकते हैं यहाँ पर कि मैं चाहती हूँ कि राहुल जैसा, जो मतलब मैं एक अपना 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 जो एक दोस्त बना हुआ राहुल जैसा ही हो, तो जिसे आप अपना मित्र, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है कि जिसे आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा ये सारी बातें लिखने के बाद, ये सारी बातें लिखने के बाद हम एक और मैं यहाँ जो शेयर कर रही हूँ वो देखिए आप, जस्ट सेकंड बच्चों, कुछ सेकंड्स दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम इसे इन वाक्यों से हम इसका निष्कर्ष कह सकते हैं इसे आप, या इन वाक्यों से हम इसका अंत कर सकते हैं कि सच्चा मित्र जीवन में वरदान के समान होता है। वह हमारे मन में चल रही दुविधाओं को दूर कर सफलता की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। निराश मन के अंदर आशा की ज्योति जगाने वाला मित्र ही सच्चा होता है। और विपत्ति कसौटी जे कसै ते ही साचे मीत, सही कहा गया है। यानी विपत्ति यानी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम्स के समय यानी विपत्ति के समय जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, प्रकृति मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है। कैसे वरदान है ये आपको बताना है कि क्या है प्रकृति में, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमने इसे वरदान माना है। तो वह निस्वार्थ भाव से मानवता की रक्षा करती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं प्रकृति में, से कौन से तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जिसके कारण कहा गया है कि वह निस्वार्थ भाव से मानवता की रक्षा करती है। मानव प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। मनुष्य को प्रकृति से क्या क्या सीख लेनी चाहिए, उनका उल्लेख करते हुए निबंध लिखिए या प्रस्ताव लिखिए। मैं बार बार निबंध क्यों कह रही हूँ और प्रस्ताव क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इस बार जो आपके बोर्ड की का जो एसक्यूपी है उसमें भी निबंध शब्द ही प्रयुक्त किया गया है। तो इसका आरंभ में ही मैं दूसरा एक स्क्रीन शेयर करके मैं आपके साथ ये बताना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा सा कुछ सेकंड्स दीजिएगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। तो आरंभ में ही कहा गया है कि प्रकृति मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है। कैसे? तो आप इसी से आरंभ कीजिए। जो प्रश्न में जो वाक्य है उसी वाक्य से आप आरंभ कीजिए कि प्रकृति मानव के लिए क्या है, प्रकृति मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो केवल प्रकृति ही एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा तत्व है, मतलब प्रकृति में ही ऐसे तत्व हैं जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी रक्षक है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी रक्षक है और इसने अपने उपहारों से हमें लाद दिया है। लाद देना मतलब अपने कभी आम या फलों से लदे हुए वृक्ष देखे हैं? तो हमें लाद दिया है अपने उपहारों से। क्या क्या उपहार है प्रकृति के, गिनने जाए और देखने जाए तो पता नहीं कितने अनगिनत उपहार है प्रकृति के द्वारा हमारे जीवन में। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स दीजिए क्या क्या उपहार है, तो अपने उपहारों से हमें लाद। इसी प्रश्न का दूसरा गाइडलाइन है कि वह निस्वार्थ भाव से मानवता की रक्षा करती है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति मानवता की रक्षा करती है? ऐसे क्या चीजें हैं? सोचिए, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कौन देता है ऑक्सीजन? पेड़, ये वृक्ष हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। पानी ना हो तो कौन देता है पानी? कहाँ से आता है पानी? पानी ना हो तो क्या हो, हवा ना हो तो क्या हो? तो ये सब चीजें क्या है? ओजोन लेयर ना हो तो क्या हो, सोचिए। तो ये सब चीजें जो है ये हमारी निस्वार्थ भाव से यह मानवता की रक्षा करते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं ये सब यहाँ पर लिखिए। और इसके बाद अगला जो इसमें गाइडलाइन है, मानव प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। तो तीसरे गाइडलाइन पर हम आ गए हैं। ये पहला गाइडलाइन, दूसरे गाइडलाइन के बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा गाइडलाइन है मानव प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रकृति निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी और करती रही है। जैसे आप यहाँ पर एक ये लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एक दो पंक्तियां यहाँ पर, तरुवर फल नहीं खात है, सरुवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत संचही सुजान। तो जैसे वो जो तरुवर है, ये रहीम जी का जो दोहा है कि तरुवर स्वयं
फल नहीं खाता है। तरुअर फल नहीं खात है, यानी वृक्ष जिसमें सैकड़ों या यूं कहे हजारों फल लगे हैं, वो खुद नहीं खाता है। सरवर पियहि न पान। सरवर मतलब सरोवर, तालाब, सरोवर खुद पानी। तो ये सीख हमें प्रकृति दे रही है कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, तो रहीम कहते हैं कि जो सुजान है, सुजान मतलब सज्जन पुरुष, जो सज्जन लोग होते हैं, वे अपनी संपत्ति का जो संचय है वो किस लिए करते हैं? दूसरों के हित के लिए करते हैं, पर काज हित, दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए वे संपत्ति का संचय करते हैं। तो पेड़ है, नदी है, ये सब हमें ये सारी शिक्षाएं दे रही है। तो अब अगला जो इसमें एक बार हम गाइडलाइन की ओर फिर से जाते हैं। बार बार गाइडलाइन को देखिए जब आप पढ़ते हैं, जब आप लिखते हैं कि मानव प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। मनुष्य को प्रकृति से क्या क्या सीख लेनी चाहिए, तो अभी अभी मैंने जो बताई आपको। तो अब प्रकृति के कुछ हम एलिमेंट्स को हम लेते हैं, कुछ तत्वों को लेते हैं। तो मैंने वृक्ष की बात की, तो आप जहां पर आपने रहीम के दोहे लिखे उसी के नीचे लिखना शुरू कीजिए कि वृक्ष हमें निस्वार्थ भाव से छाया दे, वृक्षों से हमें छाया मिलता है, वृक्षों पर फल लगते हैं और उनके उन फलों की जो डालियां हैं उनसे मतलब वे भी मानो इतने फलों के बोझ से इतना नीचे झुक जाते हैं। मतलब इतना मानो वृक्ष जो है वो उसका मानवीकरण करेंगे हम, तो वृक्ष एक रिच, एक अमीर धनी इंसान के समान है। यानी जितना ज्यादा उसमें धन लगता जा रहा है, जितना ज्यादा उसका धन बढ़ता जा रहा है, अर्थात जितना ज्यादा फल लगते जा रहे हैं, उतना ज्यादा वह पोलाइट होता जा रहा है, उतना ज्यादा उसमें झुकाव आता जा रहा है। अकड़ नहीं आ रही है, घमंड नहीं आ रहा है, बल्कि झुकाव आता जा रहा है। तो वृक्षों से हमें विनम्रता की, पोलाइट बने रहने की सीख मिलती है। बादलों से क्या सीख मिलती है हमें? फूलों से क्या सीख मिलती है? फूल हमें हंसना सिखाते हैं, हमें कहते हैं, फूलों को पता है कि सुबह में हम खिले हैं, शाम तक हम मुरझा जाएंगे, फिर भी ये फूल क्या करते हैं? ये फूल हंसते रहते हैं। तो हमें फूलों से सदैव हंसने की सीख। प्रकृति के अन्य तत्व हैं दिन और रात। तो दिन और रात हमें क्या शिक्षा देते हैं? दिन और रात हमें शिक्षा देते हैं कि जैसे दिन, एक मिनट, जैसे रात होती है, रात के बाद फिर सुबह होती है, तो रात और दिन, ये साइकिल या चक्र चलता रहता है और ये बताता है कि रात सिंबलाइज करता है दुख को और दिन सिंबलाइज करता है सुख को। जैसे रात और दिन का चक्र चलता रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। तो सुख के समय हमें अकड़ना नहीं है, घमंड नहीं करना है, और दुख के समय हमें घुटने नहीं टेक देने हैं, घबराना नहीं है। तो ये बहती नदियां, पत्थर, पर्वत, घाटियां, ये सभी बताती हैं, मतलब ये जो बहती नदियां हैं वो कैसे वो घाटियों को पार करती हुई, पहाड़ों को चीरती हुई अपना रास्ता बनाती हुई निकलती है, तो वैसे ही ये बहती हुई नदियां कहती हैं कि अनगिनत बाधाएं आएंगी राहों में, अनगिनत बाधाएं आएंगी राहों में, लेकिन रुकना नहीं है बल्कि चलते रहना हमारा काम है। तो रुकना नहीं है बल्कि चलते रहना हमारा काम है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुकना नहीं बल्कि चलते रहना हमारा काम है। तो यहाँ पर हमने बादलों के बारे में चर्चा की, हमने उसके बाद एक और जैसे फूल है, फूलों में से खास एक गुलाब है। गुलाब खिला है किसके बीच में? कांटों के बीच में। तो ये हमें यह संदेश देता है, गुलाब का फूल हमें यह संदेश देता है कि जीवन जो है ना वो सुख की शैया नहीं है, बल्कि उसमें सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप नई नई कठिनाइयों का अनुभव करते रहेंगे। आपके सामने ये काम है, अगला ये काम है, उसके बाद ये काम तो करना है, पर उस काम को करने के लिए आपके पास साधन नहीं है। तो गुलाब का फूल बनिए और विघ्न और बाधाओं के बीच में भी सुगंध बिखेरिए, खिलने का काम कीजिए। तो इस एक बार फिर से हम विषय की ओर जाना और विषय को बार बार ध्यान से देखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अनुसार हमें प्रतिपादन करना है।
तो मनुष्य को प्रकृति से क्या क्या सीख लेनी चाहिए, उनका उल्लेख करते हुए प्रस्ताव लिखिए। तो ये हमने लिख ली, प्रकृति के बारे में बहुत सारी हमने बातें कर ली, बादल की बात की, तरु की बात की, यानी वृक्ष की बात की, हमने नदियों की बात की। फिर पहाड़ों के समान हमें अचल रहना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। हमें झुकना कहने का अर्थ है कि अगर कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या करिए, आप पहाड़ के समान, अगर आप एक तो सच्चाई का साथ देना और पहाड़ के समान हमें अचल रहना है। तो पृथ्वी हमें कई शिक्षाएं देती है, कई तरह की शिक्षाएं देती हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। ये हमारा प्रस्ताव पूरा हो गया। अब हमें एक निष्कर्ष लिखना है हमें यहाँ पर, कि क्या निष्कर्ष लिखेंगे हम यहाँ पर। प्रकृति, तो प्रकृति मानव की सबसे बड़ी सहचरी है, सबसे बड़ी सहचरी मतलब मित्र है। तो हमें प्रकृति की जब तक हम तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी यह प्रकृति सुरक्षित है। इस बात को मैं आपको यहाँ लिख कर बताती हूँ, जो कंक्लूजन में हम लिखेंगे। अब हम आ गए हैं निष्कर्ष पर, निष्कर्ष पर आ गए हम। इसे मैं अगले पेज पर लिखती हूँ। तो प्रकृति हमारी सबसे बड़ी, ये हमारा निष्कर्ष 3 से 4 वाक्यों में ये हो जाना चाहिए, सहचरी है। हम तब तक सुरक्षित हैं, हम तब तक सुरक्षित हैं, हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारी प्रकृति सुरक्षित है, जब तक हमारी प्रकृति सुरक्षित है। तो हमारी तरफ से हर संभव यह कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की हम कोशिश करें। हमारी मतलब हम हमारी ओर से पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखें। अब हम आते हैं अपने तीसरे विषय पर। तीसरा विषय है वीडियो गेम या ऑनलाइन गेम ने नवयुवकों को खेल के मैदान से दूर कर दिया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अगर मुझे आप कहना लिखने को कहेंगे तो मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल सही है यह कथन, कि वास्तव में ऑनलाइन गेम ने नवयुवकों को खेल के मैदान से दूर कर दिया है, उनको उनके लक्ष्य से दूर कर दिया है। न सिर्फ खेल के मैदान से बल्कि उनके लक्ष्य से दूर कर दिया। अब मैं मेरा कहना है कि आप ऐसे प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आप जहाँ जो गाइडलाइंस वाले क्वेश्चंस है, जहाँ पर इस तरह से इतने सारे निर्देश दिए जाते हैं, आप उनको ही आप लिखिए। और ये काफी आसान है इसे लिखना, लेकिन फिर भी जहाँ पक्ष या विपक्ष वाली बात हो तो कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार आप प्रतिपादन विषय का सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस पर एक फिर से कोई इस पर ये वीडियो बनाऊंगी आप इस पर, तो आप उसे जरूर देखिए। अब मैं चौथे प्रश्न पर जाती हूँ। सब दिन जात न एक समान, इस उक्ति को आधार बनाकर एक कहानी लिखिए। उक्ति क्या है? सब दिन जात न एक समान, यानी हर दिन एक जैसा नहीं होता। सही कहा है किसी ने, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। प्रकृति का, अभी अभी हमारी प्रकृति की बात हो रही थी, उसी से मैं कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाऊंगी कि प्रकृति के कई तत्व, प्रकृति के कई तत्व हमें जीवनोपयोगी संदेश देते हैं, हमें जीवनोपयोगी संदेश देते हैं। उसी में रात और दिन का चक्र अनियमित रूप से चलता रहता है, अनियमित रूप से चलता रहता है, जो हमें संदेश देता है, जो हमें संदेश देता है कि हर दिन एक जैसा, एक जैसा नहीं
होता, हर दिन एक जैसा ऋतुओं का चक्र भी चलता रहता है। ऋतुओं का चक्र आप समझते हैं ना, सीजन्स। तो ऋतुओं का चक्र भी चलता रहता है और हम प्रत्येक ऋतु का हम मनोहारी दृश्य हम देखते हैं। ऋतुओं का चक्र भी चलता रहता है। कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं गर्मी है। तो यहाँ पर ये तो हमने प्रकृति की बात की। अब हम व्यावहारिक जीवन की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि कभी कोई सेल्समैन, अभी अंबानी की हम अगर बात करें तो अंबानी जो फैमिली है, इतना पूरे विश्व के रिचेस्ट पर्सन में से, व्यक्ति में से एक, सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, गिना जाता है। तो कभी जो अंबानी के जो पिताजी थे, जिन्होंने इतना बड़ा अपना उद्योग बनाया है, अपने आप इतने बड़े उद्योगपति कहे जाते हैं, कभी पेट्रोल पंप में काम किया करते थे वहां पर। तो आप यहाँ पर ये एग्जांपल दे सकते हैं। मोदी जी के बारे में आप कह सकते हैं कि वो चाय बेचा करते थे, मोदी जी। तो ये परिवर्तन जीवन का नियम है। जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, वैसे हमारे मानव जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। मैं यहाँ सिर्फ लिख रही हूँ उदाहरण, आप यहाँ पर उदाहरण दीजिए। अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो आप कहानी लिखिए, अदरवाइज आप नहीं तो आप इस तरह से जैसे मैं लिख रही हूँ आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो कभी कोई धन्ना सेठ है, वो भिखारी भी बन जाता है रातों रात। कोई करोड़पति अरबपति इंसान है, कुछ ऐसा हुआ कि उसका मतलब पैसे उसके पास नहीं है, बैंकरप्ट हो गया, एकदम भिखारी बन गया वो। तो कल तक जो जमींदार घराने के थे, आज में सामान्य से मतलब सामान्य किसानी भी नहीं है उनके पास। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि सब दिन इंसान के एक समान नहीं होते हैं। आप चाहे तो आप एक छोटी सी अभी 3-4 दिन पहले की एक घटना है कि ये जो कच्चा बादाम करके एक गाना, कच्चा बादाम, काचा बादाम करके एक गाना है जो बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। यह गीत, यह गाना बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। काचा बादाम, कच्चा बादाम, कहाँ का है वह इंसान कहाँ का है जो यह गाना गा रहा है? बंगाल का यह इंसान है। और यही गाना गा करके वो अपना बादाम बेचा करता था। लेकिन उसकी एक इच्छा थी बचपन से उसकी एक इच्छा थी कि वह गाना गाए। तो उसकी वो इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सबको ये ऐसा अवसर नहीं मिलता है। तो बादाम, बादाम यहाँ पर क्या है? मूंगफली। मूंगफली को यहाँ पर, ग्राउंड नट को यहाँ पर बादाम कह करके वह बेच रहा है। तो जब उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो एक बार जब यूं ही वह किसी को इस तरह से मूंगफलियां बेच रहा था, आप ये से एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको। जब वह मूंगफलियां बेच रहा था, तो किसी ने उसके गीत को रिकॉर्ड कर दिया और यूट्यूब पर उसको अपलोड कर दिया। वो वीडियो इतना वायरल हो गया, उसके सारे उसके रीमेक्स बने हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं उसके गाने पर। और वास्तव में वो आज एक हीरो के रूप में हमारे सामने है वो। तो आप ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि रातों रात कैसे यह एक सितारा बन गया, यह व्यक्ति एक सितारा बन गया। एक बार वापस हम विषय देखते हैं कि हमारा विषय क्या है। तो इस उक्ति को आधार बनाकर एक मौलिक कहानी लिखिए। तो इसी उक्ति को, सब दिन जात न एक समान, अब चूंकि विषय में है कि आपको यहाँ पर एक कहानी लिखनी है, तो कहानी लिखिए। इसी व्यक्ति की कहानी लिख सकते हैं आप, या फिर आपको जैसी भी कहानी यहाँ पर की, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जो जो इस पर आधारित हो सकते हैं। तो आप वो कहानी यहाँ पर लिखिए उसे। अब हम आते हैं इस पहले प्रश्न के 5वें भाग, अर्थात चित्र को आधार बनाकर वर्णन कीजिए। इससे पहले वाला जो प्रश्न है उसके बारे में सिर्फ मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी, जहां पर भी मौलिक कहानी हो वहां पर आप थोड़ा सा सावधान होकर लिखिए। किसी की कोई मूवी देखी हो, वह कहानी यहाँ पर उतार दी, लिख दी, तो वैसा नहीं करना है। मौलिक मतलब है ओरिजिनल, यानी आपकी आपकी अपनी रचना, आपके द्वारा सोची समझी और बनाई गई रचना। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान रहना। अब अगले प्रश्न पर हम आते हैं। तो ये भी काफी आसान है, बहुत आसान है ये, कि प्रस्तुत चित्र में आप सबसे पहले आप देखिए, पहले पैराग्राफ में इसमें चित्र के बारे में वर्णन कीजिए। जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रस्तुत चित्र में कुछ छात्र छात्राएं हैं जो मास्क लगाए हुए हैं और कक्षा में यहाँ पर
पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पढ़ाई करते हुए यहाँ पर वे नजर आ रहे हैं। तो कोरोना काल के बारे में आपको यहाँ बताना होगा कि कोरोना काल ने किस तरह से सभी को प्रभावित किया है। हर तरफ लोगों की जो जीवन शैली है, हर तरफ लोगों की जीवन शैली कोरोना के कारण प्रभावित हुई है। और शिक्षा भी, यानी शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, यानी शिक्षा का क्षेत्र भी इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बात बता रही हैं कि जीवन रुकने का नाम नहीं है। जीवन रुका नहीं कोरोना में। कोरोना आया, सबको डराया उसने, लोगों की जानें भी गई, हमारी जीवन शैली बदल गई, लेकिन हम रुके नहीं, हम आगे बढ़ते रहे। ये एक सीख है हमारे लिए कि जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। ये बात हो गई। फिर आप यहाँ पर कोरोना के बारे में बताइए कि कोरोना कब आया। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं मार्च, भारत में कब ये बंदी जब हुई थी, 23 मार्च 2020 के बारे में आप बता सकते हैं। 2022 चल रहा है। फिर कोरोना का कारण बता सकते हैं, उसका क्या क्या प्रकोप हुआ, कैसे क्या हुआ, ये आप यहाँ पर ये बातें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोरोना आगे न हो, इसके लिए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि चित्र से जुड़ी हुई है ये बातें। और इसके अलावा आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अ, बच्चों ने पिछले 2 सालों में ऑनलाइन शिक्षा, बच्चे जो है वे पिछले 2 सालों में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो काफी एक लर्निंग गैप भी आ गया है बच्चों में। जो शिक्षा और बच्चों के बीच में जो एक दूरी है वो बढ़ गई है। बच्चे जल्दी स्कूल नहीं आना चाह रहे हैं, कितना नानुकुर कर रहे हैं बच्चे, स्कूल आने से कितना कतरा रहे हैं, ये हम सभी देख रहे हैं। क्योंकि उनको घर में बैठे रहने की आदत हो गई है, तो बच्चे विद्यालय नहीं आना चाहते। लेकिन यह चित्र एक सकारात्मकता की ओर हमें बता रहा है, बढ़ावा दे रहा है, सकारात्मकता को हमारे सामने सिद्ध कर रहा है कि यहाँ इतने सारे बच्चे विद्यालय में आए हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भी आगे बढ़ना है। और ऑनलाइन एग्जाम्स का जो जो एक दौर चल रहा था पिछले 2 सालों से, वो दौर भी अब जल्दी ही समाप्त होने की कगार पर आ गया है। तो हम भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो ये आप इस चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर बता सकते हैं काफी कुछ, या चाहे तो आप यहाँ पर अ, एक बार हम विषय पढ़ते कि क्या कहानी लिखने के लिए कहा गया है। चित्र को आधार बनाकर वर्णन करना है। तो यहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे कि पहले जहाँ दो दो लोग बैठते थे और साथ में बैठते थे, वहां पर ये सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को पूरा ध्यान रखा गया है, सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा गया है। बच्चों ने जो भी कोरोना से जुड़े हुए जो गाइडलाइंस, जो निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उन निर्देशों का बच्चे पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और बहुत ध्यान पूर्वक देख रहे हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। इससे समझ में आता है कि इन बच्चों, ये जो बच्चे हैं बहुत ही फोकस्ड है, अपने लक्ष्य की ओर इनका पूरा ध्यान है। और इन्हें भी मालूम है कि इन 2 सालों में जो नुकसान हुआ है हमारा, इनकी शिक्षा का जो नुकसान हुआ है, वो पूरा कर पाना, उसकी भरपाई कर पाना असंभव तो नहीं है। असंभव तो नहीं है, संभव है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा कठिन जरूर है, क्योंकि 2 सालों से जो आराम की आदत हमें हो गई, उस आराम की आदत को पूरी तरह से जड़ से निकाल पाना फिलहाल थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए तो आप आ नहीं रहे परीक्षा देने के लिए विद्यालय, और बच्चे आना नहीं चाह रहे हैं। तो इन सब बातों को आप यहाँ पर लिखेंगे। और साथ ही सभी को यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, अपनी जान की भी रक्षा करनी है, उसका भी हमें पूरी तरह से हमें उसका भी ख्याल रखना है। इन सब बातों को भी आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन आपको 120 जो शब्दों की जो सीमा है वो है 120, लेकिन अंक बढ़ा दिए गए, एक अंक है। सबसे पहले ऊपर में जब पत्र आप लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर इस पत्र का चयन कर, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो अनौपचारिक पत्र है वो लिखना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए मैं इसी का यहाँ पर चयन कर रही हूँ। सबसे पहले ऊपर में आप पता लिखेंगे, और पता लिखने के बाद आप लिखेंगे, उसी के नीचे आप लिखेंगे दिनांक। पता के बाद आप दिनांक लिखेंगे, तो दिनांक के पहले और दिनांक के बाद लीव अ लाइन।
ठीक है, एक एक लाइन वहां पर छोड़िए, दिनांक के पहले और दिनांक के बाद आप वहां पर लाइन छोड़िए। मैं एक न्यू शेयर में करके आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे पता और दिनांक। पता भी आसान सा पता लिखिए, मेरा पत्र लिखने वाला जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो दिनांक के पहले और दिनांक के बाद आप लाइन छोड़िए, लीव अ लाइन, लाइन जरूर छोड़िए यहाँ पर। ये आपकी नीटनेस को बताता है कि आपने बहुत नीट लिखा है। और पूर्ण विराम लगाइए जहां पर पता आपका फाइनली खत्म होता है, जैसे दादर 400004, और उसके बाद आपने लिखा मुंबई लिखा आपने, तो उसके बाद जहां पर भी आपका पता खत्म होता है वहां पर, और जहां दिनांक खत्म होता है वहां पर, तो इन दो जगहों पर आप पूर्ण विराम लगाइए। दिनांक कैसे लिखेंगे? अब एक बार मैं यहाँ पर दिनांक लिख करके आपको बताती हूँ। दिनांक तो मैं इस स्पेस में यहाँ पर दिनांक लिखती हूँ। आज का दिनांक है 5, क्षमा कीजिएगा 1 मिनट, इसे इरेज करना है। जब हम आज का दिनांक लिखेंगे 5 मार्च, 2022, ये हमारा पूर्ण विराम हो गया, ये पता हो गया। जहां पता खत्म हो गया, दिनांक हो गया, पता और दिनांक हो गया, इसके बाद हम आते हैं सैल्यूटेशन पे। सैल्यूटेशन कहाँ शुरू होगा? सैल्यूटेशन जहां आपने पता दिनांक खत्म किया, मैंने आपको बताया दिनांक के पहले और दिनांक के बाद एक एक लाइन आपको छोड़नी है। अब आपको लिखना है पत्र। पत्र किसे लिखना है? मित्र को लिखना है। ध्यान रखिए कि विषय में आप 3 शब्द जरूर लिख दें, मित्र को, पत्र, वो जरूर लिखें आप। इसके बाद आप मित्र को जब आप पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय राहुल, राहुल लिखिए, राम लिखिए, रमा लिखिए, जो आसान नाम है वही लिखिए। प्रिय राहुल, सप्रेम नमस्ते। मित्र से हमें प्रेम भी होता है और मित्र का हम सम्मान भी करते हैं। सप्रेम नमस्ते। अब एक ही वाक्य, इसके बाद एक ही वाक्य आप लिखिए। आप चाहे तो यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं, एक लाइन आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। एक ही वाक्य लिखना है। क्या लिखना है? वह एक वाक्य, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी लेटर वाला जो है वो आप देखिए, उसमें सब मैंने विस्तार से बताया। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बॉयज है तो लिखेंगे करता हूँ, और गर्ल्स है तो लिखेंगे करती हूँ। तो आपका विषय है कि आपका मित्र जो आभासी कक्षा में इतना तल्लीन हो गया है, इतना इंग्रॉस्ड हो गया है वो, कि अपने स्वास्थ्य पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो आपका मित्र ऑनलाइन कक्षा, आभासी कक्षा के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसे नित्य प्रातः भ्रमण और योगासन करने की सलाह देते हुए और उसका महत्व आपको बताते हुए आपको पत्र लिखना है। तो आप बता सकते हैं कि मतलब आपने अगर रमा नाम लिखा है तो रमा के माता जी से, यानी तुम्हारी माता जी से या तुम्हारे भाई से मुझे यह बात मालूम हुई है कि तुम आभासी कक्षा में इतने तल्लीन हो गए हो, इतने एंग्रॉस्ड हो गए हो, इतने तल्लीन हो गए हो कि अपने स्वास्थ्य पर का तुम ध्यान ही नहीं रख रहे हो। मैं जानती हूँ कि, या मैं जानता हूँ कि आभासी कक्षा के कारण पढ़ाई करने में बहुत हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम पूरे दिन पढ़ते रहो। इस बात का ख्याल रखिए आप। फिर यदि तुम, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, प्रातः भ्रमण और योगा करने की हमें सलाह देनी है, उसका महत्व बताना है। तो हम उसे यह सलाह देंगे कि मेरी यह सलाह है कि तुम अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखो। प्रातः काल तुम भ्रमण करने के लिए जाओ। भ्रमण करना क्या होता है? उसे हम कहते हैं टहलना। प्रातः काल के समय तुम टहलने के लिए जाओ और योग करने के लिए तुम जरूर जाओ, योग भी जरूर करो। तो इसके फायदे क्या होंगे? इसका इसका क्या फायदा होगा? तो मतलब जब हम दौड़ेंगे या जब हम प्रातः भ्रमण के लिए जब हम जाएंगे, जब हम योग करेंगे, तो हम पूरी तरह से अपनी कक्षा में हम
फोकस कर पाएंगे, हम पूरा ध्यान दे पाएंगे। तो इस बात को यहाँ पर लिखिए कि तब तुम पूरी तरह से कक्षा में तुम ध्यान दे पाओगे। ये बात उसे बताइए। तो फिर उसके साथ साथ और भी बातें बताइए उसे कि हम एक जगह बैठे रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। हमें जरूर घूमना चाहिए। अपने सोफे पर दिन भर बैठे रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना सकती हैं। और तुम्हें फिर आप कुछ योगा बताइए, कुछ योग के नाम बताइए उसे। जैसे आप सूर्य नमस्कार बता सकते हैं, श्वास प्रश्वास बता सकते हैं, प्राणायाम बता सकते हैं, कपाल भाती लिख सकते हैं। कि इन सब से तुम्हें आगे जीवन में कभी भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं होंगी। तो अपने घर से बाहर निकलो, भ्रमण के लिए जाओ, खुले मैदान में योग करो और खेलने के लिए भी जाओ। ये हालांकि ये पत्र का में लिखा है, पर एक वाक्य आप वहां पर लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ, आशा करती हूँ कि तुम मेरी बातें मानोगे। और तुम्हारे घर में बड़ों को प्रणाम, तुम्हारे नहीं, घर में बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, जब आप तुम्हारी लिखते हैं, तुम्हारी तुम्हारी मित्र मत लिखिए, लिखिए तुम्हारी सहेली। क्योंकि सहेली शब्द स्त्रीलिंग है, तुम्हारी सहेली। मित्र पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए तुम्हारी मित्र नहीं हो सकता, ये करेक्ट नहीं है। तुम्हारी सहेली के बाद कॉमा लगाइए और यहाँ पर अपना नाम लिखिए और पूर्ण विराम लगाइए। तो ये आपका पत्र लेखन आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो पत्र लेखन मैंने आपको बताया है ये आपके बहुत काम आएगा। चलिए इसके बाद हम जल्दी से सेक्शन बी को हम खत्म करते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी में जो प्रश्न है, पहला है लेखक कहाँ जा रहे थे। इसको हम झटपट खत्म करते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आप ध्यान में रखिए। लेखक कहाँ जा रहे थे, क्यों उनका आरक्षण क्यों नहीं हो पा रहा था। तो लेखक कहाँ जा रहे थे, लेखक जा रहे थे हरिद्वार। आप चाहें तो आप पहले क्यों का कारण लिख सकते हैं कि लेखक के घनिष्ठ मित्र बाबू श्यामला कांत जी की बड़ी बेटी का विवाह होने वाला था और उसके विवाह में शामिल होने के लिए लेखक हरिद्वार जा रहे थे। आप सीधे सीधे ऐसे लिखिए। उनका आरक्षण क्यों नहीं हो पाया था, तो उनका आरक्षण इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि जब वे आरक्षण करने के लिए स्टेशन पर जब वहां पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी वहां पर। इसीलिए लेखक को बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। अब आप देखिए ये दो पैराग्राफ मतलब दो प्रश्न है, इसीलिए आपका उत्तर भी दो पैरा में लिखिए। बच्चे अक्सर पैराग्राफ नहीं चेंज करते। आपके उत्तरों को जब मैंने पढ़ा तो आप ना तो इसमें ना तो प्रस्ताव में यानी निबंध में पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, ना ही आंसर्स में, ना ही उत्तरों को लिखने में पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। तो पैराग्राफ जरूर बदलिए। अब दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। दूसरा प्रश्न है पंचायत के चुनाव के समय भेड़ियों की चिंता का क्या कारण था, समझाते हुए लिखिए। तो इसका पंचायत के चुनाव के समय भेड़ियों की चिंता का मुख्य कारण क्या था। उसका कारण था कि 90% जो संख्या थी वो संख्या थी भेड़ों की और भेड़ियों की संख्या थी 10%। तो भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी और यदि भेड़ें जीत जाती तो वे कानून बना देती कि कोई भी जीवधारी ना तो किसी को मारेगा और ना ही किसी को सताएगा। यदि भेड़ों ने ऐसा कानून बना दे यदि भेड़ें ऐसा कानून बना देती तो भेड़ियों को भूखे मरने की स्थिति आ जाती। तो भेड़ियों के सामने भूखे मरने की ये लिखना जरूरी है कि उनके सामने भूखे मरने की स्थिति आ जाती और यही उनकी चिंता का कारण भी था। ये हो गया, ये दो दो मार्क्स के अनुसार हमने यहाँ पर लिखा है। पैराग्राफ जरूर चेंज किया। तीसरा प्रश्न है परिवार में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आपको अपना यहाँ पर मतलब आपका क्या मत है कि परिवार में स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो उनका सम्मान करना चाहिए। कहानी बड़े घर की बेटी के आधार पर उदाहरण देते हुए लिखिए। तो देखिए स्त्रियों को हम लक्ष्मी की संज्ञा देते हैं, स्त्री को हम लक्ष्मी मानते हैं। देवी मान करके हम उनकी पूजा करते हैं, देवी मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। तो जब हमने उनको पूजनीय कहा है तो हमें इस बात को व्यवहारिक रूप में भी अपनाना चाहिए।
जहां हम स्त्री को लक्ष्मी कह रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, देवी मानते हुए, वहीं अपने घर की लक्ष्मी अर्थात अपनी पत्नी का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, घर की स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ बड़े घर की बेटी में बताई गई है, क्योंकि स्त्रियों से ही परिवार परिवार बनता है। और इसीलिए उनका सम्मान करना हर परिवार की उनका सम्मान करना परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होना चाहिए। और इसी कर्तव्य को किसने नहीं निभाया, क्योंकि यहाँ प्रश्न का भाग है बड़े घर की बेटी के आधार पर उदाहरण लिखना है। इसी कर्तव्य को नहीं निभाया था बेनी माधव सिंह के जो छोटे बेटे थे लाल बिहारी, उसने इसी कर्तव्य को नहीं निभाया। आपको यहाँ पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखिए वहां पर कि छोटी सी बात पर क्या किया लाल बिहारी ने। दाल में घी न होने की बात पर उसने खड़ाऊ निकाल करके आनंदी पर उससे प्रहार किया। और जो उसके ससुर थे बेनी माधव सिंह, उन्होंने भी अपने बेटे का ही पक्ष लिया और स्त्रियों के बारे में उन्होंने अनुचित बातें कही जो नहीं होनी चाहिए था। हमें श्रीकंठ सिंह के समान होना चाहिए जो स्त्रियों का सम्मान करता था। तो और अंत में बेनी माधव सिंह भी मान गया और उन्होंने भी आनंदी की प्रशंसा की। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। कहानी दो कलाकार का शीर्षक किन दो कलाकारों से जुड़ा हुआ है? तो कौन से दो कलाकार है, यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है, चित्रा और अरुणा। ये हो गया यहाँ पर। उन दोनों कलाकारों के जीवन में के क्या उद्देश्य थे और उद्देश्य में क्या डिफरेंसेस थे, भिन्नता क्या थी? तो जहां अरुणा में समाज सेवा की भावना थी, वह गरीबों और दीनों की मदद के लिए निकल पड़ती थी और बहुत ही निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती थी, अपनी परीक्षा के बारे में भी नहीं सोचा उसने। वहीं जो चित्रा थी, उसके लिए चित्र बनाना और चित्रकला में आगे बढ़ना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। तो जो चित्रा थी वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा रखती थी, चाहती थी। और मतलब यही उनके जीवन के उद्देश्य की भिन्नता पे। यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं कि एक ही दृश्य दोनों को देखने का तरीका, नजरिया बिल्कुल अलग था। जहाँ एक दृश्य ने उसके मन में, चित्रा के मन में उस दृश्य का चित्र उकेरने की प्रेरणा दी, वहीं जो अरुणा थी उसने उस दृश्य को देखकर उन दोनों बच्चों को अपना लिया। तो ये बात भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर 2 2 4 3 7 और 3 10, 10 मार्क्स यहाँ हो गए। फिर 12 मार्क का हमने प्रस्ताव लिखा प्लस 8 मार्क का हमने पत्र लिखा, ये 10 मार्क हो गया। और ये भी जो अंतिम प्रश्न है ये भी 10 मार्क का है और यही होगा आपके एग्जाम का फॉर्मेट। बस ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके सेमेस्टर 2 की परीक्षा का भी होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। बेला के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। बेला लाहौर की निवासी थी, परेश के साथ उसका विवाह हुआ था, बहुत पढ़ी लिखी थी और बात बात पर अपने मायके और ससुराल की तुलना करती थी और उस तुलना में हमेशा अपने ससुराल को नीचा या ऊंचा ठहराने की कोशिश करती थी। ये बात आपने बेला के बारे में लिखी, उसको बताइए। वो संपन्न घराने से थी और जहां वह अपने मायके में अकेली संतान थी, सब से सम्मान पाती थी और सबको सब मतलब सभी उसका काम करते थे उसके मायके में। लेकिन वहीं ससुराल में उसे सबसे दबना पड़ता था। उसका व्यक्तित्व दब कर, उसका उसकी जो पर्सनालिटी थी वह यहाँ दब कर रह गया था, क्योंकि यहाँ पर जो उसका दर्जा था वह क्या था, छोटी बहू का, यानी सबसे यंगर, सबसे छोटी थी वो। तो इसीलिए सब लोग क्या थे, परिवार के सभी जो लोग थे वो छोटी बहू को ऑर्डर देते थे, आदेश देते, और यही बात उसको, उसे गले नहीं उतर रही थी यह बात। अब अगला प्रश्न है कि बेला और इंदु के बीच में अनबन का क्या कारण था? उनके बीच में अनबन का क्या कारण था? तो बेला संपन्न परिवार से थी और मतलब पास आस पड़ोस, नौकर चाकर, रहन सहन, खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा, सब में अपने परिवार, अपने मायके और ससुराल की तुलना किया करती थी और यही बात इंदु को नहीं भाती थी। और फिर जब बेला ने नौकरानी रजवा को काम से निकाल दिया, तब फिर इंदु और बेला के बीच में अनबन हो गई। और यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि बेला को घर के काम करना पसंद नहीं था और यह बात भी इंदु को अच्छी नहीं लगती थी। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के कुलदीपक का नाम लिखिए। यहाँ पर उदय सिंह बनवीर उन्हें क्यों मारना चाहता था? क्योंकि बनवीर निष्कंटक शासन करना चाहता था। बनवीर निष्कंटक शासन करना चाहता था। तो बनवीर को, यहाँ पर एक दो वाक्य और लिखना आपको जरूरी है कि जब तक जो चित्तौड़ का कुलदीपक कुंवर उदय सिंह था, वह जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक
उसका जो राजगद्दी का, चित्तौड़ की जो राजगद्दी थी, उसका कार्यभार किसे सौंपा गया था? उसका कार्यभार सौंपा गया था बनवीर को। और लेकिन बनवीर के मन में पाप ने घर कर लिया था और अब वह निष्कंटक यहाँ शासन करना चाहता था। पन्नाधाय ने कुलदीपक की रक्षा किस प्रकार की? दो बातें लिखेंगे। कीरत के टोकरे के बारे में लिखेंगे यहाँ पर कि उसने किस प्रकार से कीरत की टोकरी में उदय सिंह को वहां पर उसमें सुला दिया, पहली बात ये। और कीरत के जाने के बाद उसने क्या किया? चंदन को उदय सिंह की जगह पर उसने सुला दिया और इस तरह से उसने अपने बेटे का बलिदान दे करके चित्तौड़ के कुलदीपक की रक्षा की। ये आपको समझाते हुए लिखना। अगला है दीपदान एकांकी एक उद्देश्य पूर्ण रचना है। तो ये श्योर है 100% कि ये प्रश्न आना ही आना है, या तो ये या शीर्षक की सार्थकता, मैं आपसे कह रही हूँ। तो ध्यान में रखिए कि आपको इसे लिखना है और लिख करके आपको इसको प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है। तो क्या क्या आपको यहाँ पर लिखना चाहिए? दीपदान एकांकी क्या क्या उद्देश्य है? कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए अगर व्यक्तिगत हित की भी हमें, मतलब हमारा जो व्यक्तिगत हित है वह राष्ट्र हित के सामने तुच्छ है, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पर नमक और रक्त की बात की गई है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। तो नमक सिंबलाइज कर रहा है मिट्टी को, यानी मिट्टी जो है वह हमारे रक्त से भी महान है। तो अगर रक्त बहा करके भी हम नमक का कर्ज अदा कर सके तो हमें झिझकना नहीं चाहिए। इसीलिए किसने किसका रक्त बहा दिया? यहाँ पर पन्ना ने अपने बेटे का रक्त बहा दिया। किस क्या चुकाने के लिए? इस नमक का ऋण चुकाने के लिए उसने अपने बेटे का रक्त यहाँ पर बहा दिया, यानी त्याग कर दिया, अपने बेटे का बलिदान कर दिया उसने। तो अपने देश की रक्षा के लिए अगर हमें अपना रक्त तक बहाना पड़े तो भी हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बलिदान है, कर्तव्य निष्ठा है यहाँ पर। और पन्ना के माध्यम से लेखक ने क्या किया है? पन्ना के माध्यम से लेखक ने त्याग और बलिदान और स्वामी भक्ति का परिचय दिया है। ये सब बातें आप यहाँ पर लिखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए बहुत, और लिखित अभ्यास जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपके काम आता है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रणाम।